हेलो दोस्त, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और आप हमारे वीडियो लगातार देख भी रहे होंगे और आपको वीडियो पसंद में आ भी रहा होगा। इसके पहले मित्रों ने आपने जो वीडियो देखा था वो आपने ये देखा था कि दिल्ली सल्तनत के पतन के समय उत्तर भारत और दक्षिण भारत की स्थिति क्या थी। इसके साथ आपने ये भी देखा था कि मुग़ल वंश के पतन के समय उत्तर भारत और दक्षिण भारत की स्थिति क्या थी। ठीक है, तो हमने आपको इसलिए ये वीडियो बताया था ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए और आप दिल्ली सल्तनत के समय जो क्षेत्रीय प्रांत हैं उत्तर भारत और दक्षिण भारत में आपस में क्या इंटरलिंक थे और केंद्रीय जो सत्ता थी उनमें आपस में क्या संबंध था, इसकी आपको क्या हो जाए, समझ बन जाए। ठीक है मित्र, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप बड़े ईमानदारी से चीज़ों को पढ़ भी रहे होंगे और इंटरलिंक स्थापित करने का प्रयास भी कर रहे होंगे और अपने कॉन्सेप्ट को और मजबूत भी कर रहे होंगे। देखिए मित्र, जब आपका कॉन्सेप्ट मजबूत होता चला जाता है तो आपके उस विषय में रुचि अपने आप जगती चली जाती है। ठीक है, आइए तो आज हम एक नया वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं मित्र, और ये वीडियो बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो ये है। और कम समयों में मैं आपका कोशिश करूँगा कि कम से कम आपका मैं समय लूँ और कम समयों में आपका जो एक बृहद कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर किया जा सके। ठीक है, और यही मेरे ख्याल से, मेरे अनुसार यही कला भी होनी चाहिए कि कम समयों में आपका अधिकतम कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया जाए और ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया जाए जहां पर आपका कन्फ्यूजन की स्थिति ज़्यादा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि यूरोपियों के जो भारत में यूरोपीय कंपनियां थी, तो भारत में यूरोपीय कंपनियां कब कब व्यापार करना आई और आपस में यूरोपीय कंपनियों का आपस में क्या संबंध था और उस समय भारत की आंतरिक स्थिति कैसी थी, और साथ ही साथ जो केंद्रीय सत्ता थी उसका भारत में किस प्रकार से प्रचार प्रसार था अपने साम्राज्य विस्तार का, इस चीज़ को देखेंगे। तो इस वीडियो को पढ़ाने से पहले कुछ मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, उसी क्वेश्चन के माध्यम से आप इस वीडियो को पूरा समझने की कोशिश करिएगा, तब आपको ये वीडियो समझने में आसानी भी आएगी और आपको इसको पढ़ने में भी रुचि लगेगी। तो पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि ये बताइए कि जब पुर्तगालियों ने भारत में व्यापार करने आया था, तो जब पुर्तगालियों ने भारत में व्यापार करने आया तो इसके पीछे वजह क्या थी, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब पुर्तगाली भारत में आए तो उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी। ठीक, तो दो क्वेश्चन यहाँ पर ये बन गए। तीसरा क्वेश्चन ये कि आखिर में डच क्यों भारत में व्यापार करने के लिए आए, भारत में डच क्यों व्यापार करने के लिए आए, और जब डच आए तो उस समय भारत में आंतरिक स्थिति कैसी थी, प्रांतों की, केंद्रीय सत्ता की, और साथ ही साथ पुर्तगालियों की स्थिति कैसी थी। ठीक है, ये भी आपको जानना आवश्यक है। ठीक है, फिर अगला ये कि क्या कारण हुआ कि अंग्रेज भारत में व्यापार करने के लिए आए, ये भी आपको जानना होगा कि अंग्रेज क्यों भारत में व्यापार करने के लिए आए, और जब अंग्रेज जिस समय व्यापार करने के लिए भारत में आए तो उस समय पुर्तगालियों की और डचों की क्या स्थिति थी भारत में, और यूरोप में भी दोनों की क्या स्थिति थी, ये आपको जानना आवश्यक होगा। तीसरी चीज़ आपको ये जानना यहाँ पर आवश्यक है कि जब यहाँ पे फ्रांसीसी आए तो उस समय भारत में जितने उसके फ्रांसीसी के पहले भारत में जितनी यूरोपीय कंपनियां आ गई थी तो उनकी क्या स्थिति थी भारत में। जी हाँ, उनकी क्या स्थिति थी जिस समय यहाँ पे फ्रांस आए, और फ्रांसों के पीछे आने का क्या कारण था। ठीक है, तो वो यूरोपीय शक्तियों का भारत में क्या स्थिति थी और इसके साथ साथ यूरोप में उनकी क्या स्थिति थी। ठीक, तो ये आपको थोड़ा सा जानना आवश्यक होगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपको उनकी सिचुएशन के बारे में पता होगा तभी आप बता सकते हो कि एट लास्ट में अंग्रेज ही इन यूरोपीय कंपनियों में क्यों सफल हुए, बाकी क्यों सारी कंपनियां क्यों नहीं सफल हुई, सिर्फ अंग्रेज ही एट लास्ट में क्यों सफल हुए। ये एक बहुत बड़ा वजह है। तो इतने क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में आ जाएंगे तब ये वीडियो
आपको बड़े ही आसानी से समझ में आने लगेगा, बहुत ही आसानी से समझ में आने लगेगा। ठीक है मित्र, बहुत सारे जगह इसको अलग अलग तरीके से करके पढ़ाया गया है, बहुत सारे जगह आपको मिल भी जाएंगे, लेकिन मैं कम से कम समय में कोशिश करूंगा कि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको उन बिंदुओं पर ध्यान देना होगा जो इसके पहले मैंने आपसे क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, तो आइए अब इस पर लेक्चर दिया जाना प्रारंभ किया जाता है। और ध्यान दीजिएगा कि सबसे ज़्यादा मेरा यहाँ पर जो फोकस होगा वो लेक्चर पे ही होगा, इसलिए आप हमारी एक एक बात को ध्यान से सुनने का प्रयास करिएगा, ध्यान से सुनने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में अच्छी तरीके से आएगी। ठीक, तो देखिए मित्र, क्या जब भारत में यूरोपीय व्यापार करने आए तो क्या इसके पहले भारत में व्यापार नहीं हो रहा था? भारत में भी व्यापार हो रहा था। अब ये आप जान लीजिए, चारों कंपनियां मुख्य रूप से जो भारत में आई, चारों मुख्य रूप से कंपनियां कौन कौन से? पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। हाँ, ध्यान में रखिएगा कि अगर कभी सीक्वेंस के रूप में पूछ दिया जाए कि भारत में आने वाले यूरोपीय व्यापारी कौन कौन से थे, तो जो क्रम के रूप में पूछ दिया जाए तो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनमार्क, फिर फ्रांसीसी, फिर स्वीडिश, यानी कि फ्रांसीसी जो होगा वो 5वें नंबर पर हो जाएगा और स्वीडिश जो होगा वो 6वें नंबर पर हो जाएगा। लेकिन अगर ये पूछ दिया गया कि भारत में व्यापार करने के लिए यूरोपीय कंपनियों का सही क्रम या यूरोपीय कंपनियों की स्थापना का सही क्रम बताइए, तो बस इसमें आपको यही ध्यान देना होगा कि जहां अंग्रेज व्यापारी के क्रम में भारत में 3रे स्थान पे थे, कंपनी की स्थापना के संदर्भ में वो 2रे स्थान पे हो जाएंगे। ठीक, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो मित्र, पहले हम देखते हैं पहले क्वेश्चन जो पहले क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि आखिर में कि क्या कारण था कि यूरोपीय लोग अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाते हुए समुद्र के मार्ग के माध्यम से वो भारत में आए? ऐसा क्या वजह बना था? और एक चीज़ ये ध्यान में रखिएगा कि इस लेक्चर को सुनने के लिए आपको कहीं न कहीं विश्व भूगोल की समझ भी होनी चाहिए। तो मैं मान के चलता हूं कि आपको विश्व भूगोल की समझ होगी। अगर नहीं भी होगी तो इस लेक्चर के साथ साथ मैप भी आप अपने पास रख लीजिएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आखिर में क्या कारण था कि पुर्तगाली लोग अफ्रीका महाद्वीप के चक्कर लगा कर आए? तो ध्यान से सुनिएगा मित्र, जिस समय यहाँ पर बताया जाता है कि 1453 के आसपास, कितने? 1453, एक एक डेट को भी ध्यान में रखिएगा। 1453 के समय जो भारत की स्थिति थी, तो भारत में 1453 में किसका शासन था? 1453 में भारत का किसका शासन था या कौन सा वंश चल रहा था? तो आपको पता होगा, लोधी वंश चल रहा था। तो 1453 के ही आसपास जो अरब शक्ति थे वो काफ़ी ज़्यादा अपने व्यापारिक क्षेत्र को क्या कर लिए थे? विस्तार कर लिए हुए थे। काफ़ी ज़्यादा व्यापारिक क्षेत्र को उन्होंने विस्तार कर लिया था। तो अब उनका धीरे धीरे व्यापार का क्षेत्र धीरे धीरे क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। तो जो यूरोपीय लोग व्यापार करने के लिए उस समय 2 मार्ग अपनाते थे। एक, या तो स्थल मार्ग से होकर जाते थे। स्थल मार्ग से होने का मतलब कि जो आपका अरब खाड़ी है, अरब खाड़ी से होते हुए ओमान खाड़ी और फारस की खाड़ी से होते हुए ये ईरान से होते हुए तुर्की से होते हुए यूरोप में जाते थे। या तो दूसरा माध्यम ये था कि ये जो लोग थे ये भूमध्य सागर से लाल सागर होते हुए अरब सागर से होते हुए ये भारत में आते थे। और किस व्यापार के लिए? प्रारंभिक दौर में जो व्यापार ज़्यादातर होता था वो मसाले के संदर्भ में होता था। और मसालों का केंद्र बिंदु क्या था? तो आप जानते हैं केरल का एरिया था। तो मसालों की क्या थी? बहुत ज़्यादा डिमांड थी। यूरोप में बहुत ज़्यादा डिमांड थी।
तो या तो भूमध्य सागर से, लाल सागर से होते हुए अरब सागर में केरल की तरफ आए, या तो फिर ये अरब सागर से होते हुए ओमान और फारस की खाड़ी से होते हुए आपके इराक और ईरान से होते हुए, तुर्क से होते हुए यूरोप में प्रवेश करें। ये दो मार्ग थे व्यापार करने के लिए। लेकिन अरबों ने क्या किया कि जो अरब लोग थे, एक तुर्की था, तो तुर्की के दो भाग थे, एक पूर्वी तुर्की और एक पूर्वी तुर्की, पश्चिमी तुर्की और एक पूर्वी तुर्की। तो पूर्वी तुर्की पर जो अरब लोग थे उन्होंने वहां पे कब्जा कर लिया, जिसका नाम था कुस्तुतूनिया। कुस्तुतूनिया पर इन्होंने तुर्की पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। इसके अलावा जो अरब देश के लोग थे, इन्होंने अफ्रीका महाद्वीप के जो मिस्र, इथोपिया जैसे देश थे, जो आपके भूमध्य सागर और लाल सागर से लगे हुए थे, उस पर भी इन्होंने कब्जा कर लिया। तो जब इस पर उन्होंने कब्जा कर लिया और मनचाहा दाम से यूरोपी लोगों को क्या नाम है, मसाले बेचते थे, इससे बहुत ज़्यादा कास्ट आ रहा था। तो यूरोपियों के मन में आया कि ऐसा क्यों ना हो कि अब हम अपना मार्ग खोजें। और ये जो विचारधारा थी, अपना मार्ग खोजें, ये विचारधारा कैसे उत्पन्न हुई? उस समय कहीं ना कहीं यूरोप में पुनर्जागरण का दौर भी चल रहा था। एक अरबों के द्वारा उन पर हस्तक्षेप लगाया जाना और दूसरा यूरोप में पुनर्जागरण का होना। तो यूरोप में पुनर्जागरण तेजी से हो रहा था, तो उस समय स्पेन जो था वो तेजी से समुद्री के मार्ग के माध्यम से देशों को खोजने में लगा हुआ था कि अगर हम समुद्री मार्ग के माध्यम से अगर हम अन्य जगहों पर पहुंच जाए तो बहुत ढेर सारे पृथ्वी पर ऐसे स्थल मार्ग हैं और जहां पर हम अपना साम्राज्य विस्तार कर सकते हैं। और लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान पहले कहा था कि हमको भारत में पहुंचना है। क्यों? क्योंकि भारत प्राचीन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत, आप कह सकते हैं, बहुत ही प्रोडक्शन वाला देश माना जाता था, बहुत विकसित देश माना जा रहा था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ज़रूरत की सभी वस्तुओं का उत्पादन हो रहा था, इसलिए सारे देश वहाँ पर व्यापार करने के लिए जाते थे और वो एक व्यापार का केंद्र बिंदु हुआ करता था। इसलिए यूरोपीय देशों की सबसे पहले प्राथमिकता बनी कि हमको भारत देश में पहुंचकर वहाँ से वस्त्रों या मसालों का व्यापार करना है। तो परिणाम क्या हुआ कि स्पेन का एक विदेशी यात्री, जिसको हम कहते हैं कोलंबस, तो कोलंबस ने भारत की खोज में निकला, लेकिन वो भारत की खोज न करके वो पहुंच गया 1492 में उसने अमेरिका की खोज कर ली। किसकी खोज कर ली? अमेरिका की खोज कर ली। फिर उसके बाद जो आता है वो आता है बार्थो एल्मू डियाज। तो बार्थो एल्मू डियाज वो पहला पुर्तगाली था जो भारत की तरफ खोज करने के लिए निकला, लेकिन वो पहुंच नहीं पाया। वो पहुंचा कहाँ? वो पहुंचा केप ऑफ गुड है, जो अफ्रीका महाद्वीप का एक बंदरगाह का क्षेत्र पहुंचता है, वहाँ पर केप ऑफ गुड के पास पहुंचा, जिसे आशा अंतर्द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, जो आपके दक्षिण अफ्रीका देश है उसी के नीचे पड़ता है केप ऑफ गुड। वहाँ वो पहुंचता है, आशा अंतर्द्वीप के पास पहुंचता है। पुर्तगाल से होते हुए वो अटलांटिक महासागर से होते वहाँ तक पहुँचता है। तो वहाँ तक वो रास्ता का खोज कर लेता है, लेकिन अंतिम रूप से भारत में वो नहीं पहुँच पाता है। तो पहुँचता कौन है? उसके बाद अगर आप देखेंगे 1498 में एक पुर्तगाली था जिसका नाम था वास्को डी गामा। तो जो वास्को डी गामा था वो अटलांटिक महासागर से होते हुए अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए, एटलस में आप इस चीज़ को देखिएगा, अटलांटिक महासागर से होते हुए अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए मोजाम्बिक से होते हुए वो भारत देश में
कालीकट में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? भारत देश में कालीकट के पास पहुंचता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कालीकट। कालीकट हिंद महासागर से होते हुए आता है, तो अटलांटिक महासागर से होते हुए अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए मोजाम्बिक से होते हुए ये पहुंचता कहाँ है? कालीकट पे। गुजरात का एक व्यापारी रहता है जिसका नाम रहता है अब्दुल, उसी की मदद से वो यहाँ पर पहुंचता है। कहाँ पर? कालीकट में। जब वास्को डिगामा यहाँ पर आता है मित्र, तो वास्को डिगामा जब यहाँ पे आता है तो उसकी मुलाकात यहाँ के एक छोटा मोटा शासक रहता है, उसका नाम रहता है जमोरियन। जमोरियन से मुलाकात होती है, और जब जमोरियन से मुलाकात होती है तो वहाँ पर व्यापार करने के लिए आपस में राय मंसूरा होता है, और जमोरियन भी चाहता है कि कोई एक अन्य शक्ति आए और हमसे मिले। क्यों ऐसा चाहता था? क्योंकि वो इसलिए ऐसा चाहता था कि अरब देशों का क्या था, पूरे हिंद महासागर पे दबदबा था, पूरे हिंद महासागर पे दबदबा था, और कहीं न कहीं जो जमोरियन का व्यापारिक क्षेत्र था वह उनके प्रभाव से प्रभावित था। तो इसलिए वो सोचता था कि कोई बाहरी शक्ति आए और हमसे मिले और मिलकर अरबों को यहाँ से भगाए। तो उसका भी अपनी एक क्या थी? कमजोरी थी। उसकी भी अपनी क्या थी? कमजोरी थी। किसकी? जमोरियन की। तो वास्को डिगामा भारत से मसाले लेकर यहाँ से जाता है और यूरोप देशों में उसको जब बेचा जाता है तो पूरा प्रॉफिट, पूरा जो उसकी लागत थी उस लागत को निकालने के बाद जब वो बेचता है तो उसको 60 गुना लाभ होता है। किसको? वास्को डिगामा को। वास्को डिगामा को जो 60 गुना लाभ होता है, 1498 में वो आया रहता है, 60 गुना जब लाभ होता है तो वह फिर चला जाता है, फिर चला जाता है वो। फिर उसके बाद एक दूसरा पुर्तगाली आता है, एक दूसरा पुर्तगाली आता है वास्को डिगामा के बाद 1500 के आसपास। 1500 के आसपास एक दूसरा पुर्तगाली आता है जिसका नाम रहता है अल्वरेज। जो अल्वरेज आता है मित्र, वो करता क्या है, वह कालीकट के यहाँ से शासकों से मिल जाता है, 1500 में आता है। तो जब आता है तो वह अपनी सैनिक को, जो नौसेना थी वो काफ़ी मजबूत हो जाती है, वो नौसेना को मजबूत करते हुए आता है और अरब लोगों को वो परास्त करता है। जब वो अरब लोगों को परास्त करता है तो इससे यहाँ का जो भारत का शासक था वो उससे काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है, और प्रसन्न हो जाने के बाद कोच्चि में उसको कोठी लगाने के लिए इजाज़त भी दे देता है। बस काम हो गया। रहने का, ठहरने का एक बड़ा स्थान मिल गया। कहाँ पे? कोच्चिन में। आया कहाँ था पहले? कालीकट में। लेकिन कालीकट में पुर्तगाली सबसे पहले पहुंचे थे, लेकिन यहाँ पे किसी भी तरीके की कोठी स्थापित नहीं हुई थी। कोठी कहाँ स्थापित हुई थी? कोच्चिन में स्थापित हुई थी। ठीक, तो एक काम इनका हो जाता है कि ये कोच्चिन में अपनी फैक्ट्री स्थापित कर लेते हैं 1498। कोच्चिन में फैक्ट्री स्थापित किए जाने का मतलब, यहाँ फैक्ट्री का स्थापित किए जाने का मतलब वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता था। फैक्ट्री का मतलब एक तरीके से वस्तुओं का व्यापार, विनिमय का एक इनको मंच मिल जाता है। किसको? पुर्तगालियों को मिल जाता है। कहाँ में? केरल पे। केरल में कहाँ? कोच्चिन में। ठीक, और अरब को भी इन्होंने परास्त कर दिया। तो जब इन्होंने अरब को परास्त कर दिया तो यहाँ पर इनका मनोबल बढ़ गया। तो पुर्तगालियों को भारत में एक तरीके से क्या मिलने लगा? एक इनको स्थान मिलने लगा। फिर क्या? पुर्तगालियों के अंदर एक तरीके से लालच उत्पन्न होने लगा। उनके अंदर लालच उत्पन्न होने लगा तो परिणाम क्या हुआ? वो जान गए कि अगर हम हिंद महासागर पे पूरी तरीके से कब्जा कर लें, कहाँ पे? हिंद महासागर पे अगर हम पूरी तरीके से कब्जा कर लें तो ये पूरा भारत में जो व्यापार का केंद्र बिंदु पूरे यूरोप से अरब तक का, वहाँ पर मेरा ही राज होगा, वहाँ पर मेरा ही राज होगा। फिर इनके मन में आता है कि अब हम हिंद महासागर में ब्लू वाटर पॉलिसी चलाएं, हिंद महासागर पे एकाधिकार कर लें, और जब एकाधिकार कर लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रॉफिट कमाएंगे। तो इसके बाद, अल्वरेज के बाद एक नया पुर्तगाली आता है जिसको भारत का प्रथम गवर्नर कहा जाता है, जिसको भारत का प्रथम गवर्नर कहा जाता है, और उसका नाम रहता है अल्मीडा। क्या नाम रहता है? अल्मीडा। अल्मीडा आता है और वही ब्लू वाटर पॉलिसी चलाता है, और वो एक बहुत बड़े नौसेना के साथ
आता है और अरबों को बुरी तरीके से पराजित करता है, बुरी तरीके से पराजित कर देता है। कौन? एक तरीके से अल्मीडा पराजित कर देता है, अल्मीडा पराजित कर देता है, बुरी तरीके से पराजित करता है। और यहाँ पर कई जगह वो, जैसे नागपट्टनम में, यहाँ पर वो सारी चीज़ें क्या कर लेता है? अधिग्रहण कर लेता है। नागपट्टनम हो गया, कन्नौर हो गया, ये सभी इलाका मालवार और कोरलमंडल दोनों तटों पर कहीं न कहीं अल्मीडा के समय उनका एक कोठी स्थापित होना प्रारंभ हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भारतीयों के एक प्रतिद्वंदी को इन्होंने क्या कर दिया? परास्त कर दिया। और ये दौर कौन चल रहा था? ये दौर आप कह सकते हैं कि 16वीं शताब्दी का प्रारंभ था, लगभग 1508-9 की ईस्वी चल रहा है। तो 1508 और 9 की ईस्वी को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि उस समय दक्षिण भारत के प्रांतीय शासकों की स्थिति भी क्या थी और केंद्रीय सत्ता की क्या स्थिति थी और उत्तर भारत के प्रांतीय राज्यों, प्रांतीय क्षेत्रों की क्या स्थिति थी। आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। और ये भी ध्यान में रखना होगा कि उस समय यूरोप में क्या चल रहा था, ये भी ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो अब धीरे धीरे अल्मीडा ने तो इतना काम पूरा करके चल गया। इसके बाद आता है अल्बुकर्क। जी हाँ, अल्बुकर्क आता है। और जब अल्बुकर्क आता है, नया पुर्तगाली होता है, तो उसने एक नई नीति बनाई। उसने नई नीति क्या बनाई कि यहाँ भारतीयों के लोगों से ही, भारतीय की स्त्रियों से ही हम क्या करें कि पुर्तगालियों का विवाह कर दें। अगर हम पुर्तगालियों के भारतीयों की स्त्री से विवाह कर देंगे तो हमारा पॉपुलेशन बढ़ेगा, और जब हमारा पॉपुलेशन बढ़ेगा तो यहाँ पर उनका एक भावनात्मक लगाव हो जाएगा, जिससे कि बाहरी शक्तियों पर भी नियंत्रण करना आसान हो जाएगा और आंतरिक स्थितियों को भी तोड़ने में क्या हो जाएगा? आसानी हो जाएगी। इसलिए इन्होंने लाया कौन सी एक नीति? विवाह की नीति लेकर आया। कौन सी नीति लेकर आया? विवाह की नीति लेकर आया। कौन? अल्बुकर्क ने। ध्यान में रखिएगा मित्र, उसने विवाह की नीति को लेकर आया और काफी तक उसने सक्सेस भी हुआ, काफी तक सक्सेस हुआ। और इसके दरमियान ये भी हुआ कि इसने गोवा को अपना मुख्यालय बना लिया। पहले कोच्चिन मुख्यालय था, लेकिन बाद में अल्बुकर्क के समय मुख्य रूप से मुख्यालय क्या बन गया? गोवा मिल गया। और गोवा को इन्होंने क्या किया था? विजित किया था। किससे विजित किया था? बहमनी साम्राज्य से विजित किया था। इस समय विजयनगर की स्थिति एकदम कमजोर हो चुकी थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थिति एकदम कमजोर हो गई थी। बहमनी साम्राज्य की स्थिति भी कमजोर हो गई थी। यही कारण था कि पुर्तगालियों ने बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत जो प्रांतीय राज्य थे उनसे गोवा को उन्होंने क्या कर लिया? छीन लिया। तो पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कर लिया। तो कोई भारत के जितने प्रांतीय लोग थे वो ये मिलकर ये नहीं सोच रहे थे कि हम पुर्तगालियों को यहां से भगा दें। कारण कि सबकी आपस में क्या चल रही थी? आपस में नहीं बनती रही थी, बल्कि बाहरी शक्तियों को कहीं ना कहीं बुला रहे थे ताकि हमारा भी यहां से क्या हो? प्रॉफिट ज़्यादा हो। काफ़ी ज़्यादा हमारा क्या हो? प्रॉफिट ज़्यादा हो। और ज़्यादा तो जो रजवाड़े थे वो पर्सनल अपने ही बारे में सोचते थे। पूरा इतिहास में ये चीज़ें कहीं ना कहीं झलकता हुआ दिखाई देगा आपको। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, मैं आपको ये भी बता दूं कि लगभग 1511 के आसपास 1511 के आसपास जो पुर्तगाली थे वो मलक्का जल संधि पर और हारमुज जल संधि दोनों पर कब्जा कर लिए थे। मलक्का जल संधि पर कब्जा करने का मतलब कि उन्होंने इंडोनेशिया वाला भी एरिया कब्जा कर लिया था, और जो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच में जो एक व्यापारिक केंद्र बिंदु था मलक्का जल संधि को लेकर, उस पर भी उन्होंने अपना कब्जा बनाया हुआ था। तो इस तरीके से न केवल वो भारत के मालवार तट पर कोरलमंडल पर अपना आधिपत्य जमाया था, बल्कि इसके अलावा उसने दक्षिणी पूर्व एशिया पर भी उन्होंने अपना कब्जा बनाया हुआ था। जो इंडोनेशिया है उसको भी एक तरीके से मसालों के पुंज वाला देश कहा जाता है। तो इस तरीके से जो पुर्तगाली थे उन्होंने पूरा, देखेंगे जो कोरल मालवा तट है, कोंकण तट है, इसके बाद कोरल मंडल है, उत्तरी सागर तट है,
फिर बेंगा का तट यानी कलकत्ता तक उन्होंने क्या कर लिया था, अपनी कोठियाँ कहीं ना कहीं स्थापित कर लिया था। कहीं व्यापारिक तरीके से वो अपनी गतिविधियों को चला रहे थे और कहीं वो खुद टैक्स लिया करते थे। कहा जाता था कि अकबर की मृत्यु कब हुई थी, 1605 में हुई थी। तो कहा जाता था जिस समय अकबर का शासनकाल चला, अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर 1605 तक चल रहा था, और इन्होंने लगभग कहीं ना कहीं 1600 के आसपास, 1600 आसपास ये अपना दबदबा बनाए रखे थे। कहा जाता था कि जो गुजरात के सूरत के पास था, उन्होंने वहाँ पर एक परमिट जारी किया, और उस परमिट के दौरान उन्होंने ये कहा कि जो भी लोग, या चाहे कोई यूरोपीय कंपनियां या अरब के लोग हैं या भारत के लोग हों, अगर उस क्षेत्र से व्यापार कर रहे हैं तो पुर्तगालियों को क्या देंगे, टैक्स देंगे, शुल्क देंगे। आप समझ सकते हैं कि ये पुर्तगाली कितना ज़्यादा कहीं ना कहीं दबदबा बना लिए थे। इसके लिए अकबर के लिए भी, जो भारत का एक तरीके से महत्वपूर्ण शासक हुआ था, उसके ऊपर भी उन्होंने परमिट का नियम लगाया हुआ था। ये एक कूटनीति का क्या था, हिस्सा था। हालांकि कर तो नहीं लेते थे, लेकिन परमिट का कागज उनको भी लेना पड़ता था। कारण ये था कि अगर हम उनको ये कागज दे देंगे, भले ही निःशुल्क व्यापार कर देंगे, लेकिन जो क्षेत्रीय लोग हैं, अरब के लोग हों या तो अन्य भारतीय प्रांतीय क्षेत्रों या यूरोपीय लोग के लोग हों, वो कहीं डरेंगे कि इतना मजबूत भारत का शासक अगर परमिट ले रहा है तो भाई हम क्यों न लें। इसका मतलब कहीं ना कहीं पुर्तगाली क्या है, हावी है। कहीं ना कहीं पुर्तगाली क्या है, हावी है। तो इस तरीके से तमाम प्रकार की नीतियों के माध्यम से ये भारत के लगभग जितने तटीय इलाके थे, इन्होंने अपनी कोठियां क्या कर ली, स्थापित कर ली, और बहुत ज़्यादा इन्होंने मुनाफा भी कमाया था, बहुत ज़्यादा मुनाफा। लेकिन बहुत दिनों तक इनका अस्तित्व नहीं बना रहा। स्टार्ट तो 1498 से करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, स्टार्ट 1498 से कहते हैं। बार्थो एल्मुडियास से स्टार्ट होता है, वास्को डिगामा, अल्मेडा, अल्बुकर्क, डी कूना इतने प्रमुख पुर्तगाली के रूप में आते हैं और भारत में कहीं ना कहीं अपना प्रचार प्रसार करते हैं। लेकिन एट लास्ट में जाते जाते 1595 के समय आते आते इनकी स्थिति कहीं ना कहीं कमज़ोर होने लगती है। जी हाँ, इनकी स्थिति कहीं ना कहीं कमज़ोर होने लगती है 1595 आते आते 1595। लेकिन कहीं ना कहीं 100 वर्ष तक ये अपना दबदबा बनाए रखे थे। अपना दबदबा बनाए रखने का मतलब कि ब्लू वाटर पॉलिसी इनकी कहीं ना कहीं सक्सेस थी, काफ़ी ज़्यादा इनकी ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी, सक्सेस थी। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा। इसके बाद डच आते हैं। डच के बारे में जरा कहानी सुन लीजिए। डच जो होता था वो डच पहले स्पेन के एक उपनिवेश था, यानी कि वो उस पर अपना आधिपत्य जमाया हुआ था। 1586 में डच को क्या कर दिया जाता है, स्वतंत्र कर दिया जाता है। और आप थोड़ा सा ध्यान भी रखिएगा कि यूरोप में पुर्तगाल कहाँ पर है, पुर्तगाल स्पेन का पड़ोसी है। स्पेन वही जो जिब्राल्टर जलसंधि मोरक्को स्पेन को अलग करती है, तो पुर्तगाल उसके बगल में है। और फिर स्पेन से लगा हुआ फ्रांस है, और फ्रांस से लगा हुआ नीदरलैंड है। और फ्रांस और इंग्लैंड के बीच एक इंग्लिश चैनल है जो फ्रांस और इंग्लैंड को अलग करता है, इंग्लिश चैनल। तो इंग्लिश चैनल को भी ध्यान में लाइए, जिब्राल्टर जल संधि को भी ध्यान में लाइए। और यूरोप में इनका लोकेशन भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि भारत में, यूरोप में इनकी स्थिति कहाँ पे थी। तो डच क्या करते थे कि डच पहले क्या करते थे, डच क्या करते थे कि लिस्बन में जाते थे, और लिस्बन से जो पुर्तगाली लोग भारत से वस्तु लेके जाते थे लिस्बन में, तो लिस्बन में अलग अलग यूरोपीय लोग आते थे, वहाँ से वस्तु उठाकर अपने अपने जगह पे ले जाते थे व्यापार करने के लिए। उसमें से एक डच भी थे। तो डचों ने ये सोचा कि यार ऐसा है कि जो इतनी कास्ट में वस्तु मुझे यहाँ पे मिलती है, क्यों ना अब हम भी भारत में जाएं और उस वस्तु की लागत मुझे कम मिलेगी, और इसके अलावा हम वहाँ से वस्तु लेकर
आए यूरोप में बेचें और हम भी क्यों मुनाफा क्यों न कमाएं, जैसे पुर्तगाली कमा रहे थे। तो इन्होंने वहाँ से 1595 में भारत में आया। भारत में इन्होंने 1595 आया। कौन आए? डच आए। 1595 में उन्होंने क्या किया, यहाँ पे पहुँचे भारत में, वो डच पहुँचे। इस चीज़ को ध्यान में आप थोड़ा से रखिएगा। लेकिन जो डच थे ये अपनी स्थिति को अभी उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं कर पाए थे। क्यों? क्योंकि पुर्तगाली थे। क्यों? क्योंकि वो पुर्तगाली अपना आधिपत्य जमाए हुए थे। तो 1595 ये आए तो जरूर, लेकिन वो भारत में रुके नहीं बहुत देर तक। वो कहाँ चले गए? इंडोनेशिया में चले गए। और इंडोनेशिया से व्यापार करना इन्होंने ज़्यादा उचित समझा। 10 वर्ष तक ऐसा चलता रहा। लेकिन 1605 में मुसलिपट्टनम में, कहाँ? मुसलिपट्टनम में इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित कर ली। कब? 1605 में। किसने? डचों ने। ध्यान से सुनिएगा, मुसलिपट्टनम में इन्होंने अपनी फैक्ट्री 1605 में स्थापित की। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये क्यों यहाँ कोच्चिन में क्यों नहीं आए? भाई ये वाला बेल्ट पे यहाँ पे देखिए पूरा तो कौन है? यहाँ पे तो पुर्तगाली है पूरा। यहाँ से देखिए कोंकण तट से लेते हुए दमन और दीप पर, बॉम्बे पर, साल्ट द्वीप पर, सूरत पर, सब पर ये अपना कब्जा जमाए हुए थे। कौन? पुर्तगाली। देखिए ये सब लिखा हुआ है। दमन और दीप पर इन्होंने अधिकार किया था, बॉम्बे पे भी अधिकार किया था, सूरत पर भी इन्होंने अधिकार किया था, साल्टे द्वीप पर भी इन्होंने अधिकार किया था। साल्टे द्वीप मतलब वही बम्बई वाले पे भी इन्होंने अधिकार कर लिया था। गोवा को भी इन्होंने जीता था, कन्नौर को भी जीता था, कालीकट को भी जीता था, कोच्चिन को भी जीता था। इसके बाद यहाँ पर नागपट्टनम भी इन्होंने अधिकार किया था। उड़ीसा में भी किया था, ऐसा नहीं था, आंध्र प्रदेश में भी किया था। लेकिन मैंने जैसे बार बार मैं कह रहा हूँ कि 1600 में आते आते पुर्तगालियों की स्थिति कमज़ोर हो गई थी। कारण ये था कि पुर्तगालियों की स्थिति कमज़ोर होने का, मित्र की पुर्तगालियों की स्थिति कमज़ोर होने का सबसे बड़ा कारण ये था कि इतने वर्षों में स्पेन और पुर्तगाली के बीच में यूरोप में झगड़ा होने लगा था। तो वह आंतरिक युद्ध में काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया। दूसरा कारण ये था कि जो पुर्तगाली लोग आए थे उनको यूरोप से बहुत ज़्यादा सैन्य नहीं मिल रहे थे। पुर्तगालियों पर कहीं ना कहीं एक धार्मिक प्रभाव था, वहाँ की सरकार बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप कर रही थी। इसलिए कंपनी पूर्ण रूप से अपने आप को स्वतंत्र रूप से बढ़ा नहीं पाई। ये एक बहुत बड़ा कारण था कि वहाँ की सरकार ने यहाँ के लिए बहुत ज़्यादा इन कंपनियों को प्रोत्साहन नहीं दिया, इसलिए इनकी स्थिति कमज़ोर हो गई थी। यही कारण था कि 100 वर्ष के बाद यहाँ पर यहाँ पे डचों में मुसलिपट्टनम में यहाँ पर डचों ने भी अपनी फैक्ट्री स्थापित कर दी। लेकिन कारण ये है कि मुसलिपट्टनम में फैक्ट्री कैसे स्थापित की होंगी? जो भारत का यहाँ पर एक देखेंगे आप तो भारत में बहमनी सम्राट था, तो गोलकुंडा के शासक से डचों ने क्या लिया था? परमिशन दिया था। भाई ये तो भारत के ही अधिकार क्षेत्र में था व्यापार करने के लिए। और ये लड़ रहे थे किससे? जो अरब के लोग रहे थे उससे लड़ रहे थे, आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन इन्होंने कभी आंतरिक रूप से हस्तक्षेप नहीं किया डचों ने। और 1600 वर्षों में एक बार गोवा पे तो उन्होंने विजयनगर के साम्राज्य तो अधिग्रहण कर लिया था। क्यों? क्योंकि उनकी स्थिति कमजोर थी। लेकिन कहीं ना कहीं अब थोड़ी सी यहाँ की शक्ति क्या हो रही है? भारत की आंतरिक स्थिति मजबूत हो रही है। इसलिए कोई भी अब इस समय आंतरिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था। तो यही कारण था कि उधर पुर्तगालियों का कमज़ोर होना और इधर भारत की आंतरिक स्थिति का कहीं ना कहीं मजबूत होना। और फिर हर आंतरिक स्थिति जो मजबूत हो रही थी वो पैसा भी कमाना चाह रही थी। क्यों? क्योंकि वो भी अपने आंतरिक स्थिति में शासकों से क्या करना था? टक्कर लेना था। इसलिए उनको पैसा भी चाहिए और बाहरी शक्तियों की मदद भी चाहिए। और डच क्या हो रहे थे? हावी हो रहे थे। तो अब डच इन्होंने क्या किया कि 1605 में इन्होंने मुसलिपट्टनम में अपनी कोठी स्थापित कर दी। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर इन्होंने अपनी कोठी स्थापित कर दी। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए ढेर सारी इन्होंने फैक्ट्री 1658 में नागपट्टनम में स्थापित किया, 1610 में पुलिकट में स्थापित किया, 1656 में इन्होंने कोच्चिन में स्थापित किया। 1656 में
और पुर्तगालियों ने कब स्थापित कर दिया था? पुर्तगालियों ने 1500 में यहाँ पर अपनी फैक्ट्री स्थापित कर दी। देखो, पुर्तगालियों ने कोच्चि में अपनी कंपनी कब स्थापित की थी? 1500 में। और डच कब स्थापित करते हैं? 1656 में स्थापित करते हैं। कारण ये है कि 156 वर्ष के बीच का अंतराल है। इसमें पुर्तगाली का पूरी तरीके से इस समय आते आते क्या हो गया था? पतन हो गया था। तभी तो ये यहाँ पे पहुँचे और तभी ये सूरत में भी पहुँच गए। 1616 में देखिए सूरत में इन्होंने किया। फिर यहाँ पे देखिए ये पूरा पटना में भी इन्होंने 1658 में फैक्ट्री स्थापित कर लिया। 1658 में इन्होंने कासिम बाजार में फैक्ट्री स्थापित कर लिया। 1656 में चिंसूरा में स्थापित कर लिया और 1627 में पिपली में स्थापित कर लिया। 1658 में बालासोर में स्थापित कर लिया। ध्यान दीजिएगा, जो ये बालासोर है ये कहाँ पड़ेगा? उड़ीसा में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? उड़ीसा में पड़ेगा। और जो ये कासिम बाजार है, जो चिंसूरा है, जो पिपली है, ठीक है, ये कहाँ पड़ेगा? बंगाल में पड़ेगा। सब जगह जहाँ जहाँ पुर्तगालियों ने अपना अड्डा जमाया हुआ था, सब जगह कहाँ पहुँच गए? डच पहुँच गए। लेकिन क्या पुर्तगाली पूरी तरीके से गायब हो गए थे? नहीं, पूरी तरीके से गायब नहीं हुए थे। वो भी बने हुए थे, लेकिन डच इस समय क्या हो गए? हावी हो गए। डच क्या हो गए? इस समय डच यहाँ पर हावी हो गए। और ये जो आप जितने भी ईस्वी देख रहे हो, जितने भी यहाँ पर आप सन देख रहे हो, इस सन को थोड़ा से आप ध्यान में रखिएगा कि इस समय भारत में प्रांतीय शासकों की क्या स्थिति थी और जो केंद्र में जो शासक होता था उसकी क्या स्थिति होती थी। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो मित्र, इस समय यहाँ पे डचों की स्थिति क्या हो जाती है? मजबूत हो जाती है। 1600 वर्षों तक लगभग 100 वर्षों तक लगभग पुर्तगालियों ने अच्छा खासा व्यापार किया, लेकिन वहाँ के स्पेन और पुर्तगाली यूरोपियों में आंतरिक द्वंद्व होने के कारण वहाँ की सरकार इनको बाहर प्रमोट नहीं की। कारण ये था कि धीरे धीरे डच क्या हो गए? हावी हो गए। और जब डच हावी हो गया तो वहाँ पर इन्होंने भी अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित कर दी जहाँ पे पुर्तगाली थे, वो भी पूरे तरीके से प्रभावशाली के रूप में, ठीक। और जो आंतरिक स्थिति थी, लोग कहीं ना कहीं उन लोगों के भारत में जो आंतरिक स्थिति थी वो कुछ मजबूत हो रहे थे, कुछ कमज़ोर हो रहे थे। तो जो पिछला वाला वीडियो मैंने पढ़ाया उससे जोड़कर इसको देखिएगा। तो ये मित्र किसकी स्थिति थी? डचों की स्थिति थी। किसकी स्थिति थी? डचों की स्थिति थी। हाँ, ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो पुलिकट है, इन्होंने डचों ने अपना यहाँ पर एक टकसाल बनाया था मित्र। डचों ने यहाँ पर अपना टकसाल बनाया हुआ था और यहाँ पर इन्होंने एक सोने का सिक्का जारी किया जिसको पैगोडा कहते हैं। जिसको पैगोडा कहते हैं। इस पैगोडा सिक्का को किसने जारी किया था? डचों ने जारी किया था। और पुलिकट में इन्होंने अपना टकसाल बनाया था। और एक किला गोल्डियार किला था, तो ये एक गोल्डियार किला भी इन्होंने निर्माण किया था। गोल्डियार किला का मतलब ये इन्होंने इस तरीके से किला का निर्माण किया था कि ताकि अगर कोई बाहरी शक्ति अटैक करती है तो ये अपना बचाव कर सके, अपना बचाव कर सके। इसलिए ये डचों ने दो चीज़, एक गोल्डियार किला ने इन्होंने अपना स्थापित किया था और दूसरी चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि इन्होंने क्या किया था? इन्होंने पुलिकट में टकसाल भी स्थापित किया था जहाँ इन्होंने सिक्का जो जारी किया था उसको पैगोडा सिक्का कहते हैं, ठीक। इस चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। अब देखते हैं, आते हैं अंग्रेज। वही अंग्रेज जो भारत को क्या किए थे? गुलाम बनाए। अंग्रेज भारत को क्या किए? गुलाम बनाए। ध्यान में रखिएगा, पुर्तगाली और डच जो थे वो कहीं ना कहीं उनकी मंशा ये थी कि अगर भारत में मुझे व्यापार करना होगा, इसके लिए मुझे कोई सैन्य कार्रवाई करना पड़ेगा, तो हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने किया भी। लेकिन अंग्रेज जब व्यापार करने आए तो इनका उद्देश्य क्या था? कि सैन्य कार्यवाही नहीं था। इनका उद्देश्य ये था कि हम लोगों से मिलें और मिलकर पहले प्रेम तरीके से, प्रेम भावना के तरीके से हम उनके दिल में जगह बनाएं और अपनी कोठी स्थापित करने, इनका ये उद्देश्य था। ये कतई भी तरीके से पुर्तगालियों और डचों की तरह हिंसात्मक प्रवृत्ति अपने अंदर नहीं लाए थे। पहले ये अहिंसात्मक तरीके से अपनी नीतियों को शुरुआत में लेकर आए। आप जरा सोच सकते हैं कि डच जो आए वो 1595 आए। 1595 इन्होंने आया। 1605 में
यहाँ पे मुसलिपट्टनम में इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित कर ली और ये हावी भी हुए। ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को, ये हावी भी हुए। पुर्तगालियों को इन्होंने तेजी से परास्त किया। मित्र ध्यान से सुनिएगा, अंग्रेज बहुत चालाक थे। अंग्रेज केवल यूरोपियों के आपस में लड़ने का ही इंतजार नहीं करते थे, बल्कि भारतीय शक्ति का कमजोर होने का भी उन्होंने इंतजार किया और इसी का उन्होंने फायदा उठाया। जरा सोचिए, जिस समय इन्होंने 1605 में मुसलिपट्टनम में फैक्ट्री स्थापित की, उसी समय आपको याद होगा कि अंग्रेज की एक महारानी हुआ करती थी एलिजाबेथ। एलिजाबेथ के समय अकबर का भारत में उस समय शासनकाल था। आता कौन है? कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस एलिजाबेथ की तरफ से अकबर के दरबार में फरमान लेकर आता है, लेकिन दुर्भाग्य रूप से अकबर की क्या हो जाती है? मौत हो जाती है। तो कैप्टन हॉकिंस के पहुंचते पहुंचते भारत में किसका शासन चल रहा था? जहांगीर का। और दौर कौन चल रहा था? 1608 में। 1608 में ध्यान दीजिएगा, 1608 की बात हो रही है और 1608 में अंग्रेज सूरत में अपनी कोठी स्थापित करना चाहते थे और जहांगीर से परमिशन भी लेना चाहते थे, बट डचों ने वहां पे हस्तक्षेप कर दिया। क्यों? क्योंकि डच कहीं ना कहीं झगड़ालू प्रवृत्ति के थे और जहांगीर ने उस चीज को मान भी गया, लेकिन अंग्रेज उसमें उलझे नहीं। अंग्रेज नहीं उलझे, अंग्रेजों ने कहा ठीक है, सही है। वो वहां से आगे 1611 में मुसलिपट्टनम में अपनी कोठी स्थापित की, लेकिन पहली बार उन्होंने न्यू सूरत में 1608 में ही रख दिया था। 1608 में ही यहां पे रख दिया। बाद में जाकर 1612 तक ये कोठी इन्होंने क्या किया? पूर्ण करवा दिया। वही कोठी जो सूरत में थी वो क्या हो गई? पूर्ण हो गई। लेकिन ध्यान में रखिएगा, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, डच यहां पे देखिए 1658 तक अपना फैल रहे थे। ये भी आ चुके थे 1608 में और डच तो भी 1605 में आ गए थे। लेकिन एक चीज था कि थोड़ा सा डच व्यापार के मामले में आगे हो गए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने इंडोनेशिया से काफी ज्यादा मसाले बेच लिए थे और प्रॉफिट में ज्यादा आ चुके थे और झगड़ालू प्रवृत्ति के थे, इसलिए इन्होंने तेजी से अपना दबदबा बनाया। अंग्रेज हमेशा थोड़ा से एक रणनीति के तहत जाते थे। ये देख रहे थे कि डच और पुर्तगाली आपस में लड़ रहे थे। जब ये लड़ते लड़ते थक जाएंगे, उधर स्पेन में भी झगड़ा चल रहा था, तो हम इसके मौके का फायदा उठाएंगे। और उठाया भी। कैसे उठाया अभी मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, पहले तो इनकी हम सुन लेते हैं। इन्होंने यहां पर फैक्ट्री स्थापित किया, तो ध्यान में रखिएगा जो अंग्रेज थे वो इस तरीके से मद्रास, बंबई और बंगाल, 3 प्रेसिडेंसियों का नाम सुना होगा, त्रिभुज। और इस त्रिभुज की स्ट्रक्चर को पूरी तरीके से आधिपत्य में लाना चाहते थे और लाए भी। और भारत में काफी ज्यादा क्या हो गए? डेवलपमेंट भी कर लिए अपने आप को। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक स्ट्रक्चर कैसा था? त्रिभुजाकार था। तो इनके भी सोच थी कि हम भारत में त्रिभुजा आकार के रूप में क्या करें? समुद्र के तट के माध्यम से व्यापार करें। ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता में आप याद करिए कि सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर था। अंग्रेजों ने, बस फर्क यह है कि वो प्राचीन इतिहास की बात है और ये आधुनिक इतिहास की बात है। ठीक। तो यहां पर भी इन्होंने 3 प्रेसिडेंसी पर इनका यह था कि इन 3 प्रेसिडेंसियों पर हमारा पूरी तरीके से क्या हो जाए? कब्जा हो जाए। लेकिन ये 50-50 थे। ये अपनी नीति तो बना रहे थे, लेकिन परिस्थितियां भी इनका साथ दी। परिस्थितियां भी इनका भरपूर साथ दी। यही कारण था कि अंग्रेज न केवल यूरोपीय शक्तियों में हावी हो गए, बल्कि ये भारत के क्षेत्रीय शासकों का पतन करके भारत को गुलाम बना लिया। एक तो नीति उनकी अच्छी थी और दूसरी परिस्थितियां भी कहीं ना कहीं साथ दी थी। इस चीज को समझने का प्रयास करिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि चारों शक्ति को एक साथ में पढ़ा रहा हूं भाई। केवल पुर्तगाली, डच और अंग्रेज, फ्रांसीसी को अलग करके नहीं पढ़ा रहा हूं। चारों को मैं एक साथ लेकर चल रहा हूं और इंटरलिंक करके लेकर चल रहा हूं, ताकि एक बार में ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बाकी अन्य जगह स्रोतों से आप जोड़ लीजिएगा और आपको आसानी हो जाएगी यहां से चीज़ों को, पूरी चीज़ों को जोड़ने के लिए, जो आप जानते हो। तो अंग्रेज क्या किए?
अंग्रेज तो पहले इन्होंने किसी भी तरीके से लड़ाई नहीं की, ये भारत की आंतरिक स्थिति का कमज़ोर होने का इंतजार कर रहे थे। और दूसरा कि डच और पुर्तगाली आपस में लड़ जाएं, इनकी स्थिति कमज़ोर हो जाए तो एक को मिला लिया जाए। और मिलाया भी इन्होंने। कैसे मिलाया, सुनिए ज़रा। आपको याद होगा कि बम्बई किसके अधीन थी? पुर्तगालियों के अधीन थी। किसके अधीन थी? पुर्तगालियों के अधीन थी बम्बई। 1661 में पुर्तगाली की एक रानी थी जिसका नाम था कैथरीन। उस कैथरीन का विवाह ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय से कर दिया गया। चार्ल्स द्वितीय से विवाह हो गया। और बम्बई को क्या हुआ, इंग्लैंड को दहेज में मिल गया। और जब बम्बई को दहेज में मिल गया तो चार्ल्स ने उठाकर ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच दिया, क्योंकि उसका भी बहुत ज़्यादा शेयर था। और बम्बई को भी बेच दिया तो उसके एवरेज में ईस्ट इंडिया कंपनी भी देगी। लेकिन बेचा कब बम्बई को? 1661 में बम्बई को बेचा क्या? दहेज में मिला। और 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस पर अपना अधिकार जमा लिया। लेकिन 1668 से पहले ध्यान में रखिएगा मित्र, इन्होंने 1639 में मद्रास को इन्होंने गोलकुंडा के शासक से मांग लिया था, पट्टे पे लिया था। और बाद में इन्होंने यहाँ पर एक किला का निर्माण किया जिसको बोला जाता है फोर्ट सेंट जॉर्ज। एक फोर्ट विलियम किला बंगाल में स्थापित हुआ था, अभी उसको मैं बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर इन्होंने फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक का किला बना लिया। क्यों बनाया भाई? सबसे बड़ी बात है कि फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला इन्होंने क्यों बनाया? कारण ये था कि मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज किला इन्होंने इसलिए निर्माण किया क्योंकि यहीं पर पुलिकट में कौन था? मुस्लिम पट्टनम में ये भी थे, मद्रास में थे ये। यहीं पर तो पुलिकट में कौन थे? यहाँ पे डच भी है ना भाई, ये देखो यहाँ पे डच हैं। और इन्होंने गोल्डियार किला बनाया था, तो दोनों में युद्ध हो जाता तो उन्होंने ऑलरेडी गोल्डियार किला बनाकर अपने आप को सुरक्षित कर लेते। लेकिन अंग्रेज कैसे अपने आप को सुरक्षित करते हैं? तो अंग्रेज इस चीज को सोचे, बना लिए, इसलिए बना लिए कि युद्ध हो वो दूसरी बात है, लेकिन वो युद्ध न करे इसके लिए इन्होंने बना दिया कि वो भी समझे कि हम भी कुछ हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना। आखिर में भाई जरा सोचो, इतने ज़्यादा परमाणु हथियार बनाने की सबको क्या ज़रूरत है? क्या सब ध्यान में रख के ही बना रहे हैं कि वो चलाएंगे हम ही चलाएंगे? नहीं, इसलिए ध्यान में रख के बनाया जाता है कि हम भी बना लिए तो हम भी कुछ हैं, हम भी कुछ हैं, ताकि कोई मुझे आंख न दिखा पाए। हम उनके ऊपर युद्ध करें, ये दाव पेच नहीं होता है। ये होता है कि वो भी जाने कि हम भी कुछ हैं। ठीक। और ऊपर से तो युद्ध यहाँ पे चल ही रहा था, तो अंग्रेज तो दोनों तरफ से फायदा उठा रहे थे। डच की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम अंग्रेज पे अटैक करें। और ऊपर से पुलिकट क्या किया? 1668 में बम्बई को बेचकर हट गया, 1668 में भेज दिया। अब जो दो यूरोपीय शक्तियां कहीं थी, यानी कि जो अंग्रेज थे और पुर्तगाली थे, वो कहीं न आपस में भाई रिश्ते बन गए। और जहाँ रिश्ते बन जाते हैं वहाँ मोहब्बत बढ़ जाती है, और जहाँ मोहब्बत बढ़ जाती है तो वहाँ पर पावर भी बढ़ जाता है। ठीक। तो यहाँ पे डचों का मनोबल कमज़ोर होने लगा और वो सोच रहे थे कि पुर्तगाली अब रिश्तेदार भी हो गए हैं, अब ये जाएंगे तो हम ही को दे के जाएंगे। तो ऑलरेडी डच भी यहाँ पे डच होने के कमज़ोर होने का कारण यहाँ बनने लगा। अंग्रेज भी मजबूत होते रहे। तो ये परिस्थितियाँ हैं। स्पेन और पुर्तगाली में लड़ाई का फायदा डचों ने उठाया और पुर्तगालियों ने जाते समय इनको दे के चलें कि हम तो जा ही रहे हैं, हम तो डूबे गए, तुम मुझे डूबे रहो तो हम भी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। किसको? पुर्तगालियों की मंशा थी कि डच भी ना रहे। कौन रहे? अंग्रेज रहे। ना जिएंगे ना जीने देंगे, अगला फायदा उठा लेगा। तो अंग्रेजों की यहाँ पर कहीं ना कहीं पावर बढ़ रही थी। तो इन्होंने यहाँ पर मद्रास में इसको भी कब्जा कर लिया, इसको भी कब्जा कर लिया। बचा कौन? बंगाल। बचा कौन? बंगाल बचा। अंग्रेज धीरे धीरे अपने दाव पेच में आगे बढ़ ही रहे थे। तो इन्होंने क्या किया कि अंग्रेज के बारे में अगर देखेंगे मित्र, तो यहाँ पे डेट लिखा है कि विशाखापत्तनम में 1682 में, और 1690 में कलकत्ता में, 1658 में हुगली में भी इन्होंने अपना आधिपत्य जमा लिया था।
हुगली में इन्होंने तो कोठी स्थापित की थी, उतनी मजबूत स्थिति में नहीं थे। यहाँ उस समय मजबूत स्थिति में कौन थे? डच थे। यहाँ पे देखिए डच। और मैं आपको डच के बारे में एक चीज़ यहाँ बता देना चाहता हूँ कि जो डच यहाँ पे तो पटना से वो अफीम का व्यापार करते थे और कासिम बाजार से रेशम का व्यापार किया करते थे। और जहाँ पे ये पुलिकट है यहाँ पर भी उन्होंने रेशम का व्यापार, बारूद वगैरह का व्यापार किया करते थे, ठीक है। और सूरत से सूती कपड़े का वो व्यापार किया करते थे डच। और ये भी ध्यान रखिएगा जो पुलिकट होते थे उनका व्यापार मुख्य रूप से मसाले पे था, लेकिन डचों का मुख्य रूप से व्यापार मसाले और वस्त्र दोनों पे था। और अंग्रेजों का तो क्षेत्र और ज़्यादा व्यापक हो जाता है, मसाले, वस्त्र और तमाम प्रकार के व्यापारी में गतिविधियां में इनका बढ़ जाता है, ठीक है। तो इनके व्यापारिक केंद्र थोड़ा से अलग अलग थे, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। पुलिकट में बारूद का व्यापार और वस्त्रों का भी व्यापार होता था। कासिम बाजार में रेशम की इन्होंने डचों ने फैक्ट्रियां भी स्थापित की हुई थी। और पटना में इनका अफीम वगैरह का व्यापार बहुत संपन्न स्थिति में चल रहा था। अंग्रेजों ने भले ही 1658 में कोठी स्थापित कर ली थी, लेकिन अभी यहाँ डच से हावी नहीं थे। डच से तब हावी हुए थे जो बम्बई को इन्होंने क्या कर लिया था, 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। तब इनका मन बढ़ गया था। तब जाकर ये 1690 में लगभग कलकत्ता की इन्होंने क्या की, नींव डाली थी। लेकिन उस चीज़ को अभी समझिए थोड़ा से। अब देखिए हुआ क्या कि इनकी स्थिति मजबूत होती चली जा रही है। आपको याद होगा कि 2-3 चीज़ें थोड़ा से आप ध्यान में रखिएगा। एक चीज़ ये ध्यान में रखिएगा कि 1632 में पहले उन्होंने जो गोलकुंडा में यहाँ पर मद्रास वगैरह में इन्होंने निःशुल्क व्यापार करने की इजाज़त कौन दिया था? गोलकुंडा का एक शासक था। 1632 में एक फरमान जारी किया कि भाई आप मुझे 500 पगोड़ा दे दिया करो और निःशुल्क आप वार्षिक रूप से व्यापार किया करो। गोलकुंडा का शासक ने दे दिया था। तो एक फरमान 1632 में जारी हुआ था। कहाँ से? गोलकुंडा के यहाँ से। आदिल शाह, वही गोलकुंडा जो एक तरीके से बहमनी साम्राज्य का प्रांत था। 1632 में 1632 में। और 1632 में मुगल वंश का शासक कौन रहता है? 1632 में मुगल वंश का शासक कौन रहता है? शाहजहां रहता है। और शाहजहां के समय जो स्थिति थी, मैं तो थोड़ा लाइट कट गई है, ठीक है, इसलिए प्रॉब्लम है, ठीक है। उजाला आ गया, खिड़की खुल गई है, ठीक है, देखिए ध्यान से। तो लाइट कटने से प्रॉब्लम हो गई। तो देखिए 1632 में शाहजहां शासन रहता है। तो जो दक्षिण भारत के प्रांतीय शासक थे उनकी स्थिति मजबूत थी, क्योंकि दक्षिण भारत के विलय को अभी विलय नहीं किया गया था। और उधर 1632 का सिचुएशन भी कोई खास नहीं था। उधर कहीं ना कहीं उत्तराधिकार का भी कहीं ना कहीं मामला चल रहा था मुगल वंश के आपस में, भाइयों के बीच में। और इधर बहमनी साम्राज्य थोड़ा सा मजबूत स्थिति में थे। इधर मराठा साम्राज्य भी, शिवाजी का दौर, इनके पिता उधर थोड़ा सा अपने कबलियाई का निर्माण भी कर रहे थे। तो ये भी देखिए भारत की आंतरिक स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं थी। इसीलिए लोग विदेशी शक्तियों को व्यापार करने के लिए छूट दिया करते थे, अगर उनको थोड़ा भी फायदा हो जा रहा था और ऊपर से कुछ उनको मिल जा रहा था। लेकिन उनको क्या पता था कि एक दिन आने वाले हमारे भावी पीढ़ियों के लिए ये सब क्या होंगे, घातक सिद्ध होंगे, और हुए भी। तो इस तरीके से 1632 में फरमान जारी कर दिया और अंग्रेज लगातार व्यापार में मुनाफा कमाते चले गए। तो जब इन्होंने हुगली में अपनी फैक्ट्री स्थापित की 1658 के आसपास 60 में, तो हुआ क्या? हुआ ये कि उस समय औरंगजेब का शासन था और औरंगजेब गैर मुसलमानों पर जजिया कर लगाना प्रारंभ किया और अंग्रेजों को भी गैर मुसलमान के रूप में मानता था। तो उस समय यहाँ पर हुगली में एक चाइल्ड नाम का अंग्रेज रहता था। चाइल्ड, जी हाँ, बस इतना याद कर लो, काम हो जाएगा। चाइल्ड नाम का एक अंग्रेज रहता था। तो उन्होंने क्या किया कि जजिया कर देने से मना कर दिया। किसको? औरंगजेब को। सिर्फ जजिया कर देने से मना नहीं किया, अब वो ये सोचा कि मेरी स्थिति मजबूत हो रही है, डच कमज़ोर हो गए हैं। कौन कमज़ोर हो गए हैं? डच कमज़ोर हो गए हैं, पुर्तगाली भाग गए हैं। अब उसने काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट भी कमा लिया और गोलकुंडा से निःशुल्क व्यापार करने की छूट भी प्राप्त कर लिया। तो मैं हुगली में क्यों दूँ भाई? जहाँ कुछ पैसा आने लगता है और वहाँ अहंकार आ ही जाता है। तो थोड़ा अंग्रेज थे। अब यहाँ से उनका मन बढ़ गया था। कम मन बढ़ा, 1658, यानी कि मान के चलो मित्र, लगभग ये 60-70 साल कुछ भी नहीं बोले,
इंतजार कर रहे थे सबका। और मुगल वंश की भी स्थिति ये समझ रहे थे कि औरंगजेब के भी समय स्थिति कमज़ोर थी। क्यों? क्योंकि वहाँ शिवाजी उनको बहुत परेशान किए। वो सोच रहा था कि औरंगजेब अपनी में परेशान है तो मेरे तरफ क्यों आएगा, जो दूसरी जगह परेशान है मेरे तरफ क्यों आएगा, उसको भी ज़रूरत होगी मेरी, तो मुझे हस्तक्षेप थोड़ा ही नहीं करेगा, जैसे सभी लोगों ने किया। लेकिन औरंगजेब ऐसा नहीं निकला। औरंगजेब थोड़ा से हट्टी स्वभाव का था, हट्टी स्वभाव था, कट्टरवादिता भी थी। उसने पूरे केंद्रीय सेना को भेज दिया और अंग्रेजों को मारकर बंगाल से क्या कर दिया, खदेड़ दिया, जाओ यहाँ से, तुम्हारा अब यहाँ कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसे लोगों को मुझे नहीं चाहिए। अगर वो भागे नहीं होते तो सबको कैद करवा देता, काल कोठरी में डाल देता। लेकिन भाग कर वो चले गए फुल्टा द्वीप पर अपना मतलब जीवन बचाएं वो किसी भी तरीके से। फिर वहाँ से एक अंग्रेज आता है जिसका नाम रहता है जॉब चारनाक, जिसने 1700 में कलकत्ता की क्या किया था, स्थापना करवाया था। जिसने 1700 में कलकत्ता की क्या किया था, स्थापना करवाया था। यही यहाँ पे लिखा है ना, कलकत्ता 1690 पे इन्होंने अधिकार किया। लेकिन एक्चुअली में 1700 में जॉब चार्नक ने कलकत्ता, हुगली को कलकत्ता नाम दे दिया गया, या कलका की स्थापना करवाया था। किसने? जॉब चारनाक ने। अब चारनाक ने नीति अपनाई। नीति क्या अपनाई? कहा यार अभी मत करो, थोड़ी सी छवि न करो, थोड़ा सा और इंतजार कर लिया जाए। लेकिन हाँ, इसने क्या किया, जॉब चारनाक में बाद में 1707 में, अब आप जानते हैं कि 1700 में भारत की स्थिति क्या थी, केंद्रीय सत्ता की स्थिति क्या थी। तो इधर मराठों की भी स्थिति देख लीजिएगा, इधर राजपूतों की स्थिति भी देख लीजिएगा। तो हुआ क्या कि जिस तरीके से यहाँ फोर्ट सेंट जॉर्ज किला का निर्माण किया था, उसी तरीके से यहाँ पर फोर्ट विलियम का किला का निर्माण किया था। किसने? अंग्रेजों ने। फोर्ट विलियम नामक का किला अंग्रेजों ने यहाँ पर स्थापित किया। क्यों? क्योंकि इसने सोचा कि यार फिर कुछ किसी भी तरीके से ऐसी बात न उत्पन्न हो जाए, तो मुझे कम से सर छुपाने के लिए जगह तो मिलनी चाहिए और सुरक्षा के लिए भी। और वो जब हम अपना दुर्ग का निर्माण कर लेंगे, किला का निर्माण कर लेंगे, तो कम से मेरा एक ठिकाना तो हो जाएगा। व्यापार करने का माध्यम बनाने से काम नहीं होगा। अपना भी एक किला होनी चाहिए, अपना भी एक सैन्य व्यवस्था होना चाहिए, अपना भी हथियार रखने की व्यवस्था होनी चाहिए। जिस तरीके से डचों से यहाँ पे बचने के लिए फोर्ट सेंट जॉर्ज, उसी तरीके से अब यहाँ के क्षेत्रीय लोगों से बचने के लिए इसने फोर्ट विलियम किला का निर्माण करवा लिया। किसने करवा लिया? अंग्रेजों ने करवा लिया भाई, अंग्रेजों ने करवा लिया। लेकिन फिर क्या होता है, इतिहास का एक मोड़ आता है 1707 में। 1707 में औरंगजेब की क्या हो जाती है मित्र? औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है? औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद आपको मैंने पूरा इतिहास इसके पहले वीडियो में बताया था कि दक्षिण भारत उत्तर भारत की स्थिति क्या होगी। इसलिए आप वहाँ पे जाकर देख लीजिएगा कि उत्तरवर्ती मुगल वंश के समय दक्षिण भारत और उत्तर भारत की स्थिति क्या थी। औरंगजेब के मरने के बाद अंग्रेज तेजी से इनके नीयत में बदलाव दिखने लगा, तेजी से इनके नीयत में बदलाव दिखने लगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, अभी अंग्रेज 1700 तक है। 1700 यहाँ पे देखेंगे कि 1700 किसी भी तरीके के ये लड़ते नहीं हैं यूरोपीय शक्ति से, ना डचों से लड़ते हैं, ना फ्रांसीसियों से लड़ते हैं, ना पुर्तगालियों से लड़ते हैं, ना तो किसी आंतरिक लोगों से लड़ते हैं। सिर्फ वही औरंगजेब से एक बार धोखा खा गए और अपने यूरोपीय लोग से तो लड़ ही नहीं रहे थे। कहीं देखो, जिस तरीके से डचों ने पुर्तगाली आपस में लड़ रहे थे, क्या उन्होंने लड़ा? जिस तरीके से डच भारत के लोगों से लड़ा या अरबों के लोगों से लड़ा, उन्होंने लड़ा नहीं। अंग्रेज सिर्फ लड़ाते थे, सिर्फ लड़ाते का काम करते थे और मीठ मीठ बोलने का काम करते थे। असली में साम दांड भेद वही जानते थे कि व्यापार करने के लिए किस तरीके का माइंड होना चाहिए, उन्हीं को पता था। वो चालाक नहीं थे, वो चालाक के साथ साथ परिस्थितियों का भी इंतजार करते थे, परिस्थितियों का इंतजार करते हैं। ठीक है, इससे कुछ थोड़ा से आप सबक लीजिए। अब हुआ क्या, फोर्ट विलियम किला का निर्माण हो गया, औरंगजेब की मृत्यु हो गई। तो एक डेट इतिहास में मित्र बड़ा महत्वपूर्ण डेट आता है। वो डेट होता क्या है? वो डेट होता है 1717 का समय फर्रुखसियर का शासन रहता है। जी हाँ, फर्रुखसियर का जिस समय शासन रहता है,
उस समय सारमिशन का एक मिशन आता है, सरमन करके आता है, सरमन नाम का अंग्रेज आता है, मिशन लेकर आता है, और उसके साथ एक चिकित्सक रहता है जिसका नाम रहता है हैमिल्टन। क्या नाम रहता है? हैमिल्टन उसका नाम रहता है। सरमन के साथ आता है, हैमिल्टन आता है। सरमन इसके समय काल आता है, किसके समय? किसके समय आता है? फर्रुखसियर के समय। तो गोलकुंडा से तो फरमान प्राप्त कर लिया था। तो फर्रुखसियर के भी समय इसने ढेर सारी चीज़ें अचीव किया था, सिर्फ थोड़ा सा काम किया था। क्या काम किया था? कि फर्रुखसियर एक प्राणघातक फोड़े से मर रहा था, ऐसा कहा जाता है। और हैमिल्टन ने क्या किया? उसकी सर्जरी कर दिया, और उसके सर्जरी के दरमियान हुआ क्या? उसके सर्जरी के दरमियान उसका फोड़ा ठीक हो गया। इससे फर्रुखसियर प्रसन्न हो गया, और प्रसन्न होकर उसने वो चीज अंग्रेजों को दे दी जो देनी नहीं चाहिए थी। यही कारण वहां पे भी था कृष्ण जी का। सोचिए, प्रसन्न होकर वो तीनों तिलोक देने जा रहे थे, वो तो रुक्मणी थी कि जो रोक ली थी। तो कभी कभी प्रशंसा में ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे कि आने वाले भविष्य के भावी पीढ़ियों के लिए खतरनाक हो जाए। मीर जाफर तो बाद में गद्दारी करता है, लेकिन उससे पहले फर्रुखसियर बहुत बड़ी गलती करके जाता है। असली पूछिए, कोड का देने के पीछे कारण कौन था? फर्रुखसियर ही था। फर्रुखसियर क्या करता है? प्रसन्न होकर क्या नियम रखता है? अंग्रेजों से ये नियम रख देता है कि भाई आप क्या काम करो कि आप कुछ वार्षिक 3,000 वार्षिक मुझे पैसा दे दो, 3,000 वार्षिक रुपए मुझे देकर आप निःशुल्क व्यापार करो, निःशुल्क व्यापार करो, और कलकत्ता के आसपास की जगह जहां पे है उसको भी व्यापार करो। और यहां तक मैं आपको बता दूं कि बंबई में उनका टकसाल था जहां पे चांदी और तांबे के सिक्का का ढाला जाता था, सोने का नहीं, तांबा और चांदी का सिक्का ढाला जाता था। और अंग्रेजों को ये छूट दी कि जिस तरीके से हमारे मुद्रा भारत में चलते हैं, आप भी जितना चाहो तांबा और चांदी की मुद्रा छाप कर भारत में चलाओ। किसने कहा? फर्रुखसियर ने कहा। बहुत बड़ी गलती थी मित्र, बहुत बड़ी गलती। जरा सोचो कि अगर कोई बाहरी शक्ति अपना ही सिक्का चलाकर भारत के व्यापारियों की वस्तुओं खरीदेगा, तब उसकी वस्तु की कीमत क्या हो जाएगी? बहुत कम पड़ जाएगी। हमारे पास तो मुद्रा छापने के लिए दिया गया, हम जितना चाहे उतना मुद्रा छापे, लेकिन जरा सोचो जितनी मेहनत से वस्तु उत्पादित की जाती है, क्या उतना मुद्रा छापने में लगेगा समय? मुद्रा हमेशा छापने का एक नियम होता है कि मार्केट में जितनी वस्तु रहे उसी के अनुपात में मुद्रा छापा जाए, जिससे कि भुगतान संतुलन एक तरीके से बना रहे। लेकिन अंग्रेज मुद्रा छापते गए और भारत की वस्तुओं खरीदते जा रहे थे। एक्चुअली में धन के निष्कासन का बीज का रोपण फर्रुखसियर के फरमान से ही हो गया था, और यही कारण था कि फर्रुखसियर ने जो अधिकार इनको दिया वह मैग्ना कार्टा कहा गया। यहां तक कि एक लेखक थे जिनका नाम था होम्स, उन्होंने कह दिया कि यह महाअधिकार पत्र था, महाअधिकार पत्र था, जो आगे चल के दादा भाई नौरोजी जो धन के निष्कासन की बात करते हैं, एक्चुअली में वो बीज का रोपण 1717 में ही पड़ गया था। और ये बात उठती है कब? इसके 100 वर्ष के बाद, लेकिन इसका बीज यहीं पे पड़ा था। अंग्रेजों ने ये चलाना चालू किया। सिराजुद्दौला कुछ रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाया। तो जरा सोचिए कि फर्रुखसियर के समय जो अंग्रेज थे वो किसी भी तरीके से क्या कर दें, यूरोपीय शक्ति से नहीं लड़ रहे थे। जरा ध्यान से सुनिएगा, किसी भी पुर्तगाली से भी नहीं लड़े, डच से भी नहीं लड़े, फ्रांसीसी से भी नहीं लड़े। यहां भी देखिए 1668 में सूरत में फ्रांसीसी आ चुके थे, लेकिन फ्रांसीसी नहीं टिक पाए मित्र, फ्रांसीसी नहीं टिक पाए। फ्रांसीसी 1668 में अपनी फैक्ट्री जरूर स्थापित की, लेकिन ये टिक नहीं पाए। इनका देखिए कि 1725 में इन्होंने माहे पे स्थापित किया, और 1739 में इन्होंने कराईकल पे स्थापना किया, 1674 में पांडिचेरी, और 1725 में ये यमन पर, 1725 में, और 1717 में फर्रुखसियर उनको फरमान दे दिया था। एक्चुअली में
ये जो थे ये उतना स्थापना इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि डच से अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को भी लड़वा रहे थे और उधर पुर्तगालियों का दिल तो जीत ही लिया था, तो फ्रांसीसी और डच में भी कहीं ना कहीं प्रतिद्वंदिता हो रही थी। अंग्रेज कुछ नहीं बोल रहे थे। अंग्रेज कहा भाई मेरा तो किसी से नहीं दुश्मनी है, मैं किसी को क्या कहता हूं। ये चीज दौर चल रहा था। और मैं आपको बताऊं एक चीज, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। ऐसा कहा जाता है कि 1750 ईस्वी तक डचों का जो भारत पर व्यापार का करने का परसेंटेज था वो लगभग 40% था। 40% जो था इनका ही अधिपत्य था, जबकि इसके पहले इसमें पुर्तगाली भी हैं और फ्रांसीसी भी आ चुके हैं, लेकिन डचों का इतना ज़्यादा था। तो अंग्रेज हावी कब हुए? अंग्रेज इस वाले बेल्ट से हावी होते हैं जब बंगाल, बिहार, उड़ीसा को अपने अंदर ले लेते हैं। और वो सिर्फ 2 युद्ध होता है, एक प्लासी का युद्ध और दूसरा बक्सर। अंग्रेज इसी की नीति में रहते हैं। फर्रुखसियर से तो बीज तो डाल ही दिया गया था, पैसा इकट्ठा करते गए, सैन्य व्यवस्था मजबूत करते गए और डचों और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ाते रहे और दोनों के बीच में मित्रता अपनी जगाते रहे। उनको आभास नहीं हो रहा था एक दिन हमारे साथ भी ऐसा करेगा, और हुआ भी। यूरोप में भी हुआ और यहां पे भी हुआ, दोनों जगह हुआ। पैसा कमा कमा के अंग्रेज भेजते रहे। प्लासी के युद्ध में, बक्सर के युद्ध में जो ये बेल्ट वाला उपजाऊ वाला पूरा बेल्ट था, यहां पर उन्होंने पूरा कब्जा कर लिया और बहुत दोहन किया। जब पैसा आने लगा तो सब कुछ हो जाएगा। तब औरंगजेब के द्वारा जो उनके ऊपर अटैक किया गया था, कब? 1686 के आसपास। उसके बाद ये 1757 में प्लासी के युद्ध में जीतने के बाद इन्होंने न डचों को छोड़ा ना फ्रांसीसियों को छोड़ा। पहले इन्होंने अपने यूरोपीय प्रतिद्वंदियों को पछाड़ा। कर्नाटक के युद्ध में फ्रांसीसियों को पीछे छोड़ा, बेगरा के युद्ध में डचों को परास्त किया। और मैं आपको बता दूं, डच पूरा 1795 में अपना जितना क्षेत्र था, जितना क्षेत्र इस पर था, 1795 में अंग्रेज को बेच के चले गए। और पुर्तगाल तो पहले से ही निष्कासन हो चुके थे, सब बेच के चले गए। क्या करेंगे रहकर? कुत्ते की मौत से मरने से अच्छा है कि कुछ लेकर ही चले जाएं। अंग्रेज तो जानते ही थे कि जो चीज सीधी उंगली करने से नहीं निकलती थी उसको हमेशा टेढ़ी करके निकाला करते थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आपको जगह जगह देखने को मिलेंगे, जगह जगह देखने को मिलेंगे। तो मित्र, प्लासी के युद्ध में जीतने के बाद आप देखेंगे, प्लासी के युद्ध के जीतने के बाद कर्नाटक को भी इन्होंने वांडीवास के युद्ध में पूरी तरीके से फ्रांसी को चित कर दिया। वांडीवास के युद्ध में 1760 में, और उसके पहले 1759 में बेगरा के युद्ध में डचों को परास्त कर दिया। फिर इन्होंने क्या किया? फिर इन्होंने 1764 में व्यापक रूप में बक्सर का युद्ध कर लिया और वहां से जीतते हुए फिर इन्होंने निशाना किसको बनाया? मैसूर को बनाया। मैसूर को जब इन्होंने निशाना बना लिया, मैसूर को परास्त कर लिया, तो निजाम को नहीं छोड़ा। निजाम को नहीं छोड़ा तो फिर मराठा जो प्रांत भाग थे, जो इसके पहले मैंने आपको वीडियो बताए थे कि गायकवाड़ जो थे, जो गायकवाड़ थे, सिंधिया थे, पेशवा थे, भोसले थे, ठीक है, ये सारे थे वहां पर, होलकर थे। इन सारे को लोगों को एक दूसरे को लड़ाया और एक से मिला रहा, इनको तोड़ा। फिर इनको तोड़ने के बाद जाकर फिर एट लास्ट में सिख को भी तोड़ दिया। क्या गजब की नीति थी इनकी। सोचो, आपको सिर्फ मैं 1-1.5 घंटे के अंदर ये चीजें बता रहा हूं, और इन्होंने प्लानिंग 1600 से रचा और आते आते लाल डलहौजी के समय 1856 में, लगभग 250 वर्षों के बाद, ये पूरी तरीके से भारत को अपने गुलाम के जंजीरों में पूरी तरीके से जकड़ लिया। 250 वर्षों, ये 250 वर्षों का वो इतिहास में बताया जो न केवल ये अपने यूरोपीय प्रतिद्वंदियों को पछाड़ा, बल्कि इन्होंने भारत के जितने भी इंटरनल सामंतीय प्रशासकीय शासक थे, इनको भी इन्होंने नहीं छोड़ा। तो परिस्थितियां भी साथ दी और इनकी नीतियां, लेकिन यहां पर जो भारत के आंतरिक लोग थे उनकी कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी।
कुछ लोगों ने प्रयास किया, ऐसा नहीं थी, कुछ लोगों ने प्रयास किया, जैसे बंगाल में सिराजुद्दौला ने प्रयास किया, लेकिन उसका कुछ लोगों ने साथ नहीं दिया, बल्कि गद्दारी की। ठीक इसी तरीके से टीपू सुल्तान ने प्रयास किया, लेकिन अपने क्षेत्रीय लोगों ने साथ नहीं दिया, गद्दारी की। ठीक इसी तरीके से मराठों में बालाजी, जो आपके बालाजी बाजीराव थे, उन्होंने भी कोशिश किया था, लेकिन उनका भी साथ कोई एक तरीके से नहीं दिया। तो इतिहास में ऐसे बहुत मोड़ आए कि जहां पर आंतरिक शक्तियां अगर चाहती तो मिलकर अंग्रेजों को आगे बढ़ने से रोक सकती थी, लेकिन अंग्रेज इतने बड़े कूटनीतिक थे, इतने बड़े कूटनीतिक थे कि उनको उनकी सोच को पाना बड़ा ही मुश्किल था। एक ही शक्ति था, सिराजुद्दौला के बाद एक ही शक्ति था, वो था टीपू सुल्तान, जो उनकी सोच को अच्छी तरीके से जानता था। बट अब उसका साथ कौन देता? आंतरिक रूप तो साथ नहीं देते। फ्रांसीसियों का सहारा था, लेकिन फ्रांसीसियों को भी उसने, अंग्रेजों ने दबा दिया था इतना ज़्यादा कि वो भी नहीं उबर पाते। तो ये अंग्रेजों की एक सोच की क्या थी? उपज थी। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि किस तरीके से यूरोपीय शक्तियां भारत में आई और कैसे कैसे इन्होंने भारत के किन किन क्षेत्रों पर अपनी कोठियां स्थापित की और किन किन क्षेत्रों पर इन्होंने व्यापार किया और उसके पीछे इन्होंने कौन कौन सी रणनीतियां बनाई और फिर ये आपस में कैसे एक दूसरे से लड़ते रहे और फिर एट लास्ट में अंग्रेज किस तरीके से भारत के आंतरिक स्थिति के शासकों का और अपने यूरोपीय शक्तियों का लाभ उठाकर एट लास्ट में भारत के सभी क्षेत्रों पर इन्होंने कब्जा कर भारत को गुलामी की जंजीरों में क्या कर दिया? जकड़ दिया। तो ये सफर था कि भारत आए थे, यूरोपीय आए थे भारत में व्यापार करने के लिए, लेकिन जाते जाते इनको क्या कर दिए? गुलाम बना दिए। गलती किसने किया था? अरबों ने किया था, कुस्तुनिया पर कब्जा कर कर। मदद किसने दिया था शुरुआत में? जमहूरियन ने, अरबों से बचने के लिए। कहानी यहीं से प्रारंभ होती है और एट लास्ट में गुलाम कौन होता है? भारत। ठीक, तो इस तरीके से मैं समझता हूं कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नीचे जो दी गई है कंपनी के नाम दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे है एस्तादो द इंडिया, किसकी कंपनी है? पुर्तगाली की कंपनी है, जो 1498 में आई थी भारत में। दूसरा डच की कंपनी है जिसका नाम है यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी, आई कब थी? 1602 में। कब आई थी? 1602 में। इसके बाद है द गवर्नर मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट, किसकी कंपनी है? ब्रिटेन की, जो बाद में 1833 के अधिनियम के तहत कुछ कंपनियों को मिलाकर इसका नाम क्या दे दिया था? ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन 1833 के पहले इस कंपनी का नाम था द गवर्नर मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट। और फ्रांसीसी की कंपनी का नाम क्या था? इसको भी देख लीजिए, द कंपनी एंड ओरिएंटल। सुमेलित करने के लिए आ सकता है। तो ये इनकी कंपनी थी। क्या थी? कंपनी थी, जो भारत में व्यापार करने के लिए आई हुई थी। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा इस चीज को देख लीजिए। एक चीज थोड़ा सा यहां पे देख लेते हैं। आप बताइए कि आखिर में माहे में 1725 में इन्होंने अपना केंद्र बिंदु क्यों बनाया? आ गए थे 1668 में ना, लेकिन माहे में क्यों 1725 में बनाए? और यहां पर 1725 में यमन पर कैसे बनाए? भाई कारण था। कारण ये था कि ये वो दौर था जहां पर पुर्तगाली और एक तरीके से डच पूरी तरीके से कमजोर हो चुके थे, और जो आंतरिक शक्ति थी वो भी काफी ज्यादा इस समय कमजोर थी। इसलिए आंतरिक जो शासक थे वो इनको भी जगह देना चाहते थे कि आ जाओ भाई, तुम भी आ जाओ, कम से हमको कुछ फायदा हो जाए। और यूरोपीय में कंपनियां जो डच वगैरह थे, पुर्तगाली कमजोर भी हो चुके थे, वो भी नहीं रोक पाई। और आंतरिक भारत के जिनका भूभाग था उनको जरूरत थी पैसे की कि अपने आंतरिक प्रतिद्वंदियों को नष्ट कर सकें, इसलिए ये भी यहां पर आ गए कुछ समय के लिए। ठीक,
तो ये थोड़ा से आप इस चीज़ को देखते जाइएगा कि आखिर में वो कौन कौन सी परिस्थितियाँ की, कौन कौन सिचुएशन थे कि ये अलग अलग समयों में अलग अलग कंपनियों ने अपनी फैक्ट्री अलग अलग जगहों पे क्यों स्थापित की और उसके पीछे रीज़न क्या था, उसके पीछे कारण क्या था। इस चीज़ को थोड़ा से आप ध्यान में दीजिएगा। ठीक है मित्र, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछ दिए जाते हैं कि भारत में तंबाकू कौन लाया, पपीता कौन लाया, नाशपाती कौन लिया, आलू कौन लेकर आया, तो पुर्तगालियों ने लेकर आया था। उसके बाद कुछ क्वेश्चन ये पूछ देता है कि आखिर में बैंकिंग प्रणाली किसने सर्वप्रथम लागू किया था, या तो ये भी पूछ सकता है कि शेयर मार्केट सर्वप्रथम किसके द्वारा लाया गया। तो बैंकिंग प्रणाली और शेयर मार्केट का जो प्रचलन हुआ था वो भारत में डचों ने लाया था। और प्रिंटिंग मशीन भारत में कौन लेकर आया था, तो पुर्तगालियों ने लेकर आया था। ठीक है, और नौसेना के मामले में सबसे पहले कौन सी यूरोपीय शक्तियों ने अपना सबसे ज़्यादा विस्तार किया, तो पुर्तगालियों ने ही किया था जल सेना के रूप में, जो ब्लू वाटर पॉलिसी हिंद महासागर पे एकाधिकार को स्थापित करने के लिए उसने बल दिया था। ये कुछ फैक्ट हो गए, लेकिन ध्यान रखिएगा फैक्ट से ज़्यादा कॉन्सेप्ट पे ध्यान पे रखिएगा। इससे न केवल आपका प्री के वन लाइनर के रूप में अवधारणात्मक तथ्य मजबूत होंगे, बल्कि इसके साथ साथ आपके मेंस की भी एक अपनी सोच मजबूत होगी। ठीक है मित्र, तो इसी के साथ मैं इस वीडियो का समापन कर रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम एक नए वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। इसी के साथ जय भारत।